हेलो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि अभी दुनिया एक ऐसी राह पर चल रही है जहां किसी भी देश को खुद को बदलते वैश्विक समीकरण के प्रभावों से बचाने के लिए अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सभी संबंधों को डाइवर्सिफाई रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। एक तरफ अमेरिका को देखें तो ट्रंप की हालिया नीतियों को देखते हुए जिसमें वो खुद ही अस्थिर नज़र आ रहे हैं, कब क्या करेंगे उन्हें खुद ही नहीं पता है। ऐसे में उनकी दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों ही खतरनाक है। दूसरी तरफ दक्षिण एशियाई देशों को देखें तो चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी, इन सब का रवैया भारत विरोधी ही रहा है। म्यांमार एक अस्थिर देश ही बना हुआ है। रूस के साथ रक्षा क्षेत्र ही आज भी प्रमुख व्यापार की वस्तु बनी हुई है, चाहे डाइवर्सिफाई करने के लिए कितना ही कोशिश क्यों न किया गया हो। और आसियान क्षेत्र से भारत को हमेशा व्यापार घाटा ही हुआ है। आगे अफ्रीकी क्षेत्र को अभी अगर देखें तो पिछले साल से कई देशों में सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक उथल पुथल, आपसी जनजातीय संघर्ष व्यापार में एक रुकावट बने हुए हैं। ऐसे में अगर हम कोई ऐसे क्षेत्र की बात करें जो राजनीतिक रूप से स्थिर हो, आर्थिक रूप से प्रॉस्पेरस हो, भारत के साथ विरासत में मिले प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध हो, वहाँ एक मजबूत इंडियन डायस्पोरा की उपस्थिति हो, तो भारत के लिए यूरोप एक अहम राजनीतिक आर्थिक साझेदार बन सकता है। इसमें यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष की हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा, जिसमें उनके साथ आयुक्तों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। जैसे जैसे अमेरिकी विदेश नीति बदलती जा रही है, अमेरिका के यूरोप के साथ गठबंधनों जैसे नाटो, व्यापार नीतियों और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में भी एक रुकावट आ रही है। भारत और यूरोप दोनों को ही अपनी साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई है। भारत के लिए यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी संबंधों को और गहरा करना हमारे लिए आर्थिक स्थिरता, रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन या रणनीतिक विविधीकरण और अब चीन और अमेरिका से ध्यान हटाकर एक नए भू राजनीतिक रुख या अल्टरनेट डायमेंशन को दिखाना है। ये यात्रा आपसी सहयोग का विस्तार करने और लंबे समय से चली आ रही व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने का एक अच्छा अवसर दोनों क्षेत्रों को प्रदान करती है। अब अगर हम इस वीडियो के आगे के मुख्य पहलुओं की बात करें जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले भारत यूरोपीय संघ संबंधों को हमारे लिए क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस है, वो चाहे आपसी रणनीतिक सहयोग हो या फिर बदलते वैश्विक समीकरण हो, वो चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो या फिर जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए उठाए गए कदम हो, वो चाहे व्यापार हो, निवेश हो या आर्थिक सहयोग हो या फिर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो और कनेक्टिविटी हो। इन शॉर्ट हम सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे। ये तो रही बात पॉजिटिव एस्पेक्ट की, पर उसके बाद सबसे ज़रूरी बिंदु जिसमें हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत करने में कौन कौन सी चुनौतियां या रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में हमारे लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, उसके साथ देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब इसे हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के महत्व या इम्पोर्टेंस के साथ शुरू करते हैं, जो कि एंशियंट टाइम से हमें किताबों में देखने को मिलता है कि कैसे रोम और भारत एक अहम व्यापारिक साझेदार थे। भारत ने 1962 में ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो वर्तमान यूरोपीय संघ की पहला स्तंभ या वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और सहयोग को और अधिक मजबूत भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनों के माध्यम से किया गया है, जिसमें अभी तक 15 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन सन 2000 में लिस्बन में आयोजित किया गया था और 2004 में इसे हेग में 5वें शिखर सम्मेलन में बाइलेटरल ट्रेड को या बाइलेटरल एग्रीमेंट को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया था। इसी भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के लिए 2025 तक का रोड मैप 2020 में अंतिम भारतीय यूरोप शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक और व्यापारिक संबंध को देखें तो भारत और यूरोपीय संघ पिछले 1.5 दशक से मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि अभी अपनी आखिरी स्टेज में है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 90% तक की वृद्धि हुई है, जो कि ऑलमोस्ट दोगुना है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार $135 बिलियन था, जिसमें यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात $76 बिलियन और आयात $59 बिलियन था। इसी तरह 2023 में सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार
53 बिलियन डॉलर था, जिसमें 30 बिलियन डॉलर का भारतीय निर्यात और 23 बिलियन डॉलर का आयात शामिल था। यानी भारत का यूरोप के साथ ट्रेड सरप्लस या व्यापार अधिशेष है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसी प्रकार अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के दौरान यूरोपीय संघ से संचयी या टोटल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई प्रवाह 117.4 बिलियन डॉलर था, जो कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 16.6% था। ये सारे डेटा यूरोप और भारत के मजबूत व्यापारिक रिश्ते को दिखाते हैं। साथ ही दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते पर भी वार्ता लंबे गतिरोध के बाद साल 2021 में फिर से शुरू हो गई थी, जिसमें टैरिफ कटौती, निवेश संरक्षण और नियामक या रेगुलेटरी पॉइंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें यूरोपीय संघ जैसे भारत का बड़ा बाजार चाहता है, वैसे ही भारत अपने निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन व्यापार बाधाओं को कम करना चाहता है जो यूरोपीय संघ द्वारा लगाई गई है। अब आगे अगर सुरक्षा और रक्षा सहयोग की बात करें तो यूरोपीय संघ भारत के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग का विस्तार कर रहा है, जहां दोनों पक्षों ने वैश्विक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती और आतंकवाद रोधी मामलों में सहयोग को बढ़ाया है। साथ ही हिंद महासागर, लाल सागर के समुद्री मार्ग की सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र की रक्षा को लेकर एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने में भारत के हितों के अनुरूप भी है, और ये यूरोपीय भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को और बढ़ाएगी। इसके आगे डिजिटल या बुनियादी अवसंरचना में आपसी सहयोग को देखें तो इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रही है, और इसके लिए यूरोपीय निवेश बैंक ने 1 बिलियन यूरो के वित्त पोषण के साथ भारतीय हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ हाल ही में खबरों में रहा एक और बड़ा इनिशिएटिव जिसका प्रधानमंत्री ने खुद मीटिंग में जिक्र किया है, वो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी, साथ ही कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। आगे डिजिटल भुगतान और फिनटेक को अगर देखें तो इसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें सीमा पार डिजिटल लेन देन पर चर्चा हो रही है, जिसमें यूपीआई की तरह ही जैसा कि सिंगापुर के मामले में हाल ही में देखा गया, एक ऐसा डेवलपमेंट पर बात चल रही है जिससे यूरोप और भारत दोनों के बीच डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया जा सके। इसके साथ तकनीकी संबंधों को मजबूत करने से नवाचार और इनोवेशन भी बढ़ेगा, डिजिटल परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलेगा, और अभी जहां पूरी दुनिया सप्लाई चेन में चीन पर निर्भर है उसमें भी कमी आएगी। साथ ही अगर हालिया बदलते वैश्विक समीकरण को देखें तो अभी रूस और चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में आगे और बदलाव भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार पुतिन और ट्रंप को भी एक दूसरे के सहयोगी के रूप में देखा गया, जिससे भारत के लिए अपनी साझेदारी को व्यापक बनाना या डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में यूरोपीय संघ एक अस्थायी और पहले से समझा हुआ साझेदार है जो सुरक्षा निर्भरता के बिना आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। साथ ही यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता या स्वतंत्र विदेश नीति का उद्देश्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना है, जिसे नाटो की मीटिंग में अक्सर उभरते देखा गया है, जब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने खुलकर अमेरिकी हस्तक्षेप को नकारा था। साथ ही दोनों साझेदार G20, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थानों जैसे यूएन में एक नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते दिख रहे हैं, जो कि एक नया परिवर्तन है। अब आगे अगर भारत और यूरोप के लोगों के बीच आपसी संबंधों के बारे में डेटा पर नजर डालें तो यूरोपीय संघ में बढ़ते भारतीय प्रवासियों की संख्या में छात्र, शोधकर्ता और कुशल पेशेवर शामिल है, जहां 2023-24 में जारी किए गए यूरोपीय संघ ब्लू कार्ड में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 20% से ज्यादा भारतीय पेशेवर को मिला। इसी तरह पिछले 20 सालों में भारतीय छात्रों को सबसे प्रतिष्ठित 6000 से ज्यादा इरास्मस स्कॉलरशिप प्रदान की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस तरह हमने भारत और यूरोप के संबंधों के इम्पोर्टेंस को देखा, इवन वहां पे प्राइम मिनिस्टर तक की नियुक्ति एक भारतीय ओरिजिन के शख्स की हुई है। अब बात आती है अगले पहलू यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए चुनौतियां या रुकावटें क्या हैं।
तो सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौता या एफटीओ को लेकर वार्ता का कोई फाइनल रिजल्ट न आना, जहां यूरोपीय संघ ने ऑटोमोबाइल, स्पिरिट और डेयरी पर कम टैरिफ की मांग की है, जो भारत के घरेलू व्यापार नीतियों के साथ असंगत दिखाई देता है। साथ ही भारत को फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और कृषि उत्पादों के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता है, लेकिन उसे यूरोपीय संघ के सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें यूरोपीय संघ का हालिया कार्बन सीमा समायोजन तंत्र या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, भारतीय निर्यातकों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती पेश करेगा। साथ ही निवेश संबंधी बाधाएं और विनियामकीय बाधाएं, जिसमें टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर यूरोप में भारतीय व्यापार को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद एक अहम मुद्दा डेटा गोपनीयता संबंधी विनियम या डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन है, जहां यूरोपीय संघ के सख्त डेटा कानून भारत से डिजिटल निर्यात को महंगा और जटिल बना देते हैं। वहीं भारत के पास यूरोपीय संघ की डेटा संबंधी नीतियों का अभाव है, जिससे आसान डेटा ट्रांसफर में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि छोटी आईटी कंपनियां वहां के उच्च अनुपालन लागत से जूझ रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है। इससे आगे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंचने के लिए महंगी अनुपालन प्रणाली की लगातार आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में विदेश नीति में भी मतभेद दिखाई देते हैं, जहां यूरोपीय संघ को उम्मीद थी कि रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के बाद भारत का रुख और कठोर और मजबूत होगा, जबकि भारत ने तटस्थ या न्यूट्रल नीति अपनाते हुए कूटनीति को प्राथमिकता दी, जैसा भारत आज़ादी के बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से करता आ रहा है। साथ ही दोनों के बीच सीमित रक्षा सहयोग है, जहां रूस के साथ भारत की गहरे रक्षा संबंध है और अमेरिका के साथ यूरोप के संबंध है, इसलिए दोनों के लिए कम ही स्कोप बचता है। इसके साथ क्योंकि यूरोपीय संघ में यूरोप के कई देश शामिल हैं, इसलिए इनकी लगातार बदलती और खंडित रक्षा रणनीति दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में भी अनिश्चितताएं उत्पन्न करती हैं या अनसर्टेनिटी बनाती हैं। आगे अगर सप्लाई चेन रिस्क भी देखें तो व्यापार में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के बावजूद भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है और अल्टरनेट सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए बहुत बड़े निवेश और लगातार सहयोग की आवश्यकता है, जिसकी दोनों ओर से कमी देखी गई है। अब अंत में अगर हम इससे पहले डिस्कस किए गए सभी बिंदु को गहराई में एनालाइज करें तो हम जानेंगे कि अब आगे की राह क्या होनी चाहिए और कौन से पहलुओं पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एफटीओ को फाइनलाइज करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना प्रायोरिटी होना चाहिए, जिससे टैरिफ विवादों को हल करने से व्यापार में तेजी अपने आप आएगी और आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होगी, व्यापार बाधाएं भी कम होंगी। इसके साथ डेटा प्राइवेसी पर ईयू यूएस स्टाइल प्राइवेसी शील्ड की तरह ही एक प्लेटफॉर्म भारत और यूरोपीय संघ के बीच में भी डेवलप करना चाहिए। साथ ही साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने से वैश्विक डिजिटल व्यापार में भारत की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। इसके साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहिए, जिसके लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर सुरक्षा साझेदारी और खुफिया साझाकरण तंत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत की हिंद प्रशांत रणनीति को यूरोपीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना चाहिए। इसके साथ वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए सेमीकंडक्टर और एआई सहयोग को भी विस्तार करना चाहिए, जो समय की मांग है। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत करने से एक नया व्यापार और ऊर्जा मार्ग बनेगा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दरकिनार कर देगा। इसी तरह डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ाकर नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, डेटा गोपनीयता विनियमों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा, जो कि एसडीजी गोल और पेरिस क्लाइमेट एक्शन एग्रीमेंट दोनों के लिए लाभकारी होगा। साथ ही डिजिटल व्यापार विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की डेटा सुरक्षा नीतियों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अमेरिका यूरोप संबंधों में तनाव के बीच भारत को प्रमुख शक्तियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि पहले भी किया है, और भारत इस जगह पर संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। इसमें G20, ब्रिक्स प्लस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार जैसे बहुपक्षीय मंचों पर यूरोपीय संघ के साथ जोड़ने से भारत का भी वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। भारत को यूरोपीय निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने नियामक ढांचे को और सरल बनाना चाहिए, बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाना चाहिए और नीतिगत स्थिरता
सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेफ्टी या सुरक्षा, जो कि न्यूज़ में हमेशा चर्चा में रहती है, इसको मजबूत करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने से यूरोपीय कंपनियां भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र को भी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो इस तरह इस वीडियो में अभी तक हमने उन सभी पहलुओं को कवर किया जो यूरोपीय संघ और भारत के बीच रिश्ते को समझने के लिए जरूरी थे। अभी भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी एक ऐसे मोड़ पर है जहां आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग उनके भविष्य के संबंधों को आयाम दे रहे हैं। व्यापार विवादों, विनियामकीय या रेगुलेटरी बाधाओं और भू राजनीतिक मतभेदों को सुलझाना इस साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक मजबूत भारत यूरोपीय संघ गठबंधन वैश्विक स्थिरता को बढ़ाएगा, आर्थिक लचीलापन बढ़ाएगा और विकसित वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा, जैसा कि प्राचीन काल में भारत की स्थिति थी। इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें होने वाले पैक्ट और एग्रीमेंट या उसके प्रावधानों के बारे में सीधे सीधे पूछ सकता है। इसमें व्यापार या निवेश संबंधी डेटा भी डायरेक्ट पूछ सकता है। और मेंस में भारत यूरोपीय संघ संबंधों के इम्पोर्टेंस, उसमें आने वाली प्रमुख बाधाओं और दोनों पक्ष कैसे अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या उनकी प्रायोरिटी के प्रमुख बिंदु क्या होने चाहिए, जैसे बिंदुओं को पूछ सकता है और आपसे भी सुझाव मांग सकता है। ऐसे टॉपिक्स पर आप खुद से भी प्रश्न लिखने का लगातार प्रयास करें, जिससे आपको मेंस एग्जाम में लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए।